हम आज पढ़ने वाले हैं थ्योरम ऑन नेस्टेड इंटरवल्स। तो यहाँ पर नेस्टेड इंटरवल्स की बात होगी और एक इसके बाद दूसरी थ्योरम भी आती है, कैंटर्स थ्योरम ऑन नेस्टेड इंटरवल्स। दोनों सेम ही तरीके के हैं, लेकिन एक कैंटर्स थ्योरम ऑन नेस्टेड इंटरवल आती है जो उसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन लग जाती है। लेकिन हम अभी बात करेंगे केवल थ्योरम ऑन नेस्टेड इंटरवल्स पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा इंटरवल्स के बारे में कि इंटरवल्स क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे नेस्टेड इंटरवल्स क्या होते हैं और उसके बाद जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंटरवल्स की प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा। जैसे मान लो ए बी एक इंटरवल है, ए से बी अगर इंटरवल है तो क्या होता है कि ये अपने सारे जो भी एलिमेंट्स आते हैं इसके बीच में सभी एलिमेंट कंटेन करेगा। मीन्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट ये होगा, है ना। ए से बड़े सारे एक्स और बी से छोटे सारे एक्स कंटेन करेगा ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, सारे के सारे रियल नंबर। ऐसे ही अगर सी डी है तो सेम प्रॉपर्टी होगी इसके साथ भी। तो अगर मान लो यहाँ पर ए बी एक इंटरवल है और ए बी एक इंटरवल है, सी डी इसमें कंटेन्ड है मानो, है ना, ये क्लोज्ड इंटरवल है। तो क्या प्रॉपर्टी होगी उनमें, देखो ए बी बड़ा है ना, यहाँ पे ए बी, उसके अंदर हमारा सी डी है। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए से बड़ा या बराबर है सी, सी से बड़ा या बराबर डी। ये प्रॉपर्टी होगी या नहीं, ऐसा होगा ना। इसको कैसे आप देख सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि देखो यहाँ से देखो कि C किसके अंदर है। मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा प्रूव कर रहा हूँ। C किसके अंदर है, CD के अंदर, और CD के अंदर है AB के अंदर। तो C कहाँ हो जाएगा हमारा, C कहाँ होगा, AB के अंदर होगा ना। क्योंकि देखो C पूरा का पूरा CD के अंदर है और CD AB के अंदर है, तो C AB के अंदर होगा। तो A से बड़ा या बराबर होगा C डेफिनेटली, और B से बड़ा या बराबर हो, B से छोटा या बराबर होगा। दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 1। और D को देखो, D भी C और D के अंदर है डेफिनेटली, है ना, इसको तो कंटेन कर ही रहा है ये, तो ये प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई। और AB, है ना, यहाँ पे आप ऐसे लिखो नो प्रॉब्लम, इसको हटा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा ले रखा है हमने ये इंटरवल। तो देखो डी भी कहाँ पर है, ए बी के अंदर है, तो ए से बड़ा होगा डी और बी से छोटा होगा। आप देखो फ्रॉम 1 and 2 आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 कि ए से बड़ा होगा क्या, सी, सी से बड़ा डी, सी से बड़ा ही होना पड़ेगा डी को ना, क्योंकि सी और डी खुद में ही एक इंटरवल है, बड़ा या बराबर, ठीक है ना। तो ये रिलेशन, तो ये देखो प्रूव हो गया। तो कोई भी दो इंटरवल, यहाँ से हमने सीखा क्या, ये हमको नेस्टेड इंटरवल्स थ्योरम में हेल्प करेगा, इसलिए मैंने ये किया अभी। तो अगर आपके पास ए बी और मान लो इसके अंदर है हमारा सी डी, सी डी इज़ अ सबसेट ऑफ ए बी, तो उनमें क्या रिलेशन होगा। ये वैसे इजी सी बात है, बट अभी बहुत सारे इंटरवल आएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ। इसको करने के लिए मैंने हेल्प ली है एस कुमार सेन बुक की, तो उसमें इस तरीके से किया गया है और ये आइडिया मुझे अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं इसी को बता रहा हूँ आपको। वैसे मैंने थोड़ा एस के मापा की भी हेल्प ली थी इसको सीखने के लिए। सी डी किसके अंदर है, ए बी के अंदर है ना। तो अब रिलेशन क्या था, ए से बड़ा बराबर सी, डी और बी।
ठीक है, इसको हमको याद रखना है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। नेस्टेड इंटरवल्स होते क्या हैं वो देखेंगे। नेस्टेड इंटरवल्स, नेस्टेड इंटरवल्स, नेस्टेड इंटरवल्स का मतलब है कि ऐसे इंटरवल्स जो एक दूसरे के अंदर आते हों। मीन्स अगर मान लो आपके पास I1 एक इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक ये, उसके बाद एक दूसरा इंटरवल आएगा जो उसके अंदर ही होगा, I2, है ना। ये और ये, इस मतलब ये और ये, इसको मैं I2 मान रहा हूँ। ऐसे ही फिर एक I3 आएगा, मान लो ये, तो मतलब इसके अंदर आते जाएंगे सारे ऐसे, I4, I5, तो ऐसे आते जाएंगे ये। तो प्रॉपरली मैं डेफिनेशन इसकी लिखना चाहता हूँ, तो कैसे लिखेंगे। In is the set of all intervals such that n belongs to n। मतलब यहाँ पे I1 एक इंटरवल को डिनोट करेगा, तो I1 कुछ भी हो सकता है। I1 मीन्स लाइक ए बी, फिर I2 एक दूसरा इंटरवल हो सकता है सी डी। इनके अंदर क्या प्रॉपर्टी होगी मैं वो अभी बताता हूँ। तो ये हो गया एक सेट ऑफ ऑल इंटरवल्स। दिस इज द फैमिली ऑफ इंटरवल्स, बी अ family of intervals such that in plus 1 is contained in in, means in plus 1 वाला इंटरवल in के अंदर है और ये सभी n के लिए ट्रू है। इसका क्या मतलब है, देखो I1 अगर रखता हूँ n की जगह पे तो I2 बन जाएगा, n की जगह 2 रखूँगा तो इस 2 के अंदर I3 आ जाएगा, फिर I4 आ जाएगा। मीन्स 1 2 3 4 में रखता जा रहा हूँ, तो ऐसा बन रहा है, ये ऐसे चलते जाएगा। मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी है, ओके, ये वाली प्रॉपर्टी है बोल रहा है इन इंटरवल्स के अंदर। तो फॉर और n बिलोंग्स टू n, देन द फैमिली In is said to be family of nested intervals, nested intervals, ओके। तो नेस्टेड इंटरवल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, आप ये समझ लो बस ये, कि आने वाला जो अगला इंटरवल होगा जिसका नंबर I1 है पहला वाला, तो I2 जो भी इंटरवल आएगा उसके अंदर रहेगा वो, ठीक है। जैसे I1 ये था, I2 इसके अंदर आएगा, मे बी वो इसके बराबर भी हो सकता है ना। यहाँ पे इक्वल का भी साइन है, ये देखो। तो हो सकता है कि दूसरा इंटरवल भी इसी में आ रहा हो, तीसरा इंटरवल ऐसे ही आ रहा हो, फिर चौथा वाला इंटरवल यहाँ पे आ रहा हो, लेकिन हाँ वो ऐसे आ रहे हैं, एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये है नेस्टेड इंटरवल हो गए, ठीक है। बस यही प्रॉपर्टी है उसके अंदर, इसको याद रख लो, बस हो गया, है ना। चलो इसको मिटाते नहीं है, ये डेफिनेशन है। अब आगे चलें, हम थ्योरम पे चलते हैं अब। तो थ्योरम क्या कहती है, मान लो Jn theorem on nested intervals, ओके। तो ये क्या कहती है थ्योरम, Jn be the sequence of closed and बाउंडेड इंटरवल्स। ध्यान रखना है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, है ना। कैसे इंटरवल थे अभी तक हमारे, ऐसे क्लोज्ड थे और बाउंडेड थे, है ना। ये ऐसे इंटरवल्स आएंगे कोई भी,
एंड पॉइंट भी वहाँ पे कंसिडर होंगे और बीच के सारे एलिमेंट, है ना। क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल्स की बात हो रही है, ध्यान रखना। सच दैट मीन्स उनमें क्या प्रॉपर्टी होगी कि Jn+1 इज़ कंटेन्ड इन Jn। बस वही बात है, आई मान लो अगर इसको, तो आई एन के अंदर बस Jn को, हमने In को बस Jn लिख के बदल दिया है, ठीक है। आप In भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा है किसके लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। अगर ऐसा है सारे n के लिए, सारे नेचुरल नंबर के लिए, तो देयर एग्जिस्ट, वहाँ होगा एक c बिलोंग्स टू r, एक रियल नंबर होगा। किस प्रकार से, सच दैट c बिलोंग्स टू Jn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। मतलब कि इस रियल नंबर जो है वो हर एक इंटरवल के अंदर होगा। अगर ऐसा है तो ये क्या थ्योरम कहना चाह रहा है कि c जो रियल नंबर है ना, वो हर एक इंटरवल के अंदर होगा। जो ये J1, J2, J3, J4, और ये आपस में इनमें क्या प्रॉपर्टी है कि J1 के अंदर J2 आ रहा है, J2 के अंदर J3, फिर J4, इन सब में है, कह रहा है c, है ना। यही तो कह रहा है, c बिलोंग्स टू Jn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, है ना। तो सब में है बोल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, अगर c सब में है तो सोचो कि इंटरसेक्शन इन Jn का इंटरसेक्शन जो होगा, n कहीं तक भी जाए, 1 to इन्फिनिटी मान लो जाते रहेगा n, ठीक है। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, कह रहा है c के इक्वल। बस यही है कि जो इंटरसेक्शन है वो इसका खाली नहीं होगा, ओके, उसी रियल नंबर c के इक्वल होगा। या फिर इसको अभी c के इक्वल होगा, वो तो थोड़ा सा उसका एक्सटेंसन है। तो यहाँ पर केवल थ्योरम इतना बोलती है कि ये फाई होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे क्या बोलती है, इफ़ द लेंथ ऑफ इंटरवल, मतलब ये जो लेंथ होगी ना Jn की, और n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। इफ़ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Jn इज़ इक्वल टू 0, अगर ये Jn, इसकी लेंथ 0 की तरफ को जाने लग गई, तो तब क्या होगा, इंटरसेक्शन n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Jn इज़ इक्वल टू c, तब उसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट होगा। Jn क्या है यहाँ पे, Jn का मतलब है आपका an bn पर्टिकुलरली, ओके। Jn का मतलब है an bn, ये किसी भी इंटरवल की लेंथ है। तो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से कि क्या है। अब आप एक बार स्टेटमेंट देख लो बस, ये ठीक है, बस इतना है। अगर ऐसा है हर एक n के लिए, तो जो ये c है ना, कोई रियल नंबर है, वो जब हर एक के अंदर होता है तो फिर उनका इंटरसेक्शन है ना, जो वो खाली नहीं रहेगा, ओके, ये बोलना चाह रहा है। बस आगे चलते हैं। तो इसको प्रूव करने का क्या आइडिया होगा, अगर मान लो J1 इज़ इक्वल टू A1 B1, J2 इज़ इक्वल टू A2 B2, J3 इज़ इक्वल टू A3 B3, तो इनमें क्या है, रिलेशन क्या है इनके अंदर, कि हमारे पास A1 B1 जैसे J1 ना, A2 B2 ऐसे है। ये इसके बराबर भी हो सकता है, इक्वलिटी का साइन भी था जब हमारे पास In+1 In में था ना, तो इक्वलिटी भी था, बट नो प्रॉब्लम, हम दूर दूर ले रहे हैं अभी। A3 B3 ऐसे ही, फिर A4 B4, ओके, दिस इज़। तो इसमें क्या है, A1 से बड़ा या बराबर A2 है, A2 से बड़ा या बराबर A3 है, A4 है, ऐसे ऐसे शायद कहीं An होगा, फिर आगे को चलता जा रहा होगा, लेकिन An से हमेशा बड़ा होगा कौन, Bn, तो Bn यहाँ है ना, और Bn से छोटा Bn+1, फिर यहाँ An+1, तो बहुत कुछ बीच में आ रहा होगा यहाँ, तो फिर जाते रहेगा, और साथ ही साथ B2 B1
है ना, ऐसा रिलेशन होगा। तो देखो हमको क्या दिखाना है कि हर एक इंटरसेक्शन के, देखो इंटरसेक्शन जेन नॉन एम्प्टी आना चाहिए। इसका मतलब है हर एक इनमें से देखो A1 B1 के अंदर भी वो एलिमेंट हो, A2 B2 के अंदर भी हो, A3 A3 और B3 के अंदर भी वो एलिमेंट हो, और A4 B4 के अंदर भी वो। अब अगर A5 लूँ, B5 लूँ, उसके अंदर भी वो एलिमेंट होना चाहिए। कौन? जो इसके इंटरसेक्शन में आएगा, है ना। तो सब के अंदर वो होना चाहिए। ऐसे ये A5 से भी बड़ा होगा, वो A6 से भी, A7 से भी, क्योंकि अगर वो किसी भी A से छोटा हो गया तो वो नेक्स्ट वाले इंटरवल में उससे छूट जाएगा ना। देखो मान लो मेरे पास A4 से बड़ा कोई एलिमेंट आया, मान लो X, ठीक है, और वो मान लो B4 से तो छोटा ही था, तो ये तो X बिलोंग्स टू A4 B4 ऐसा इंटरवल में है। लेकिन अगर ये X से लेस देन हो गया किसी AI से, है ना, तो फिर ये AI और BI वाले इंटरवल में नहीं आएगा ना, X डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर देखो आइडिया कैसे आ रहा है मेरे को कि एक एलिमेंट इनके अंदर रहना चाहिए करके। अगर वो रहना चाहिए तो वो सारे A1 A2 A3 A4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे आइडिया आया यार कि इसको मैं चेक करता हूँ कि ये बाउंडेड अबव है कि नहीं है, ये वाली सीक्वेंस। फिर मैं उनका में भी देखूँगा कि सुप्रीमम है कि नहीं है इन सब का। तो मुझे यहाँ से आइडिया आएगा कि मैं इसको चेक करता हूँ कि ये बाउंडेड है कि नहीं है। ओके, तो बाउंडेड है या नहीं है चेक करते हैं हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि ये जो AI है सेट, सारे भी लेफ़्ट एंड पॉइंट्स जो भी हैं, मान लो वो A है सेट, तो सारे n बिलोंग्स टू n, ये एक सेट बनाएंगे। इसको आपको बाउंडेड दिखाना है। इट इज़ बाउंडेड। हम ये क्लेम करते हैं कि ये बाउंडेड है। बाउंडेड होने के लिए आपको क्या दिखाना होगा कि हर एक BK से छोटा होगा। मैं BK मीन्स कोई भी नंबर ले रहा हूँ यहाँ, इन सब B, जो भी B होंगे ये इनसे छोटे ही होंगे, ये ऐसा आपको दिखाना है। इन सारे B से ये सब A छोटे ही होंगे, ऐसा दिखाना है। तो ये दो कंडीशन हो सकती है ना। कैसे दो कंडीशन हो सकती है? मान लो n इज़ ग्रेटर इक्वल k, है ना, कोई नंबर n है जो उससे बड़ा है k से, जैसे an और bk की बात आई, तो कैसे दिखाओगे कि bk से छोटा है an, मतलब bk से पीछे है an, ऐसा कैसे दिखाएंगे? फिर हो सकता है किसी समय k बड़ा हो n से, तो दोनों केस हम लेंगे। लेकिन अभी देखो, अभी हम ये वाला केस लेते हैं। ये थोड़ा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे एग्जांपल देखो। मान लो 5 बड़ा है 3 से, है ना, तो आप कैसे दिखाओगे कि B3 से छोटा है A5, है ना। इसको मैं जनरल प्रूव कर रहा हूँ, अदरवाइज़ तो ये बहुत आसान है। कैसे? मैं क्योंकि ये B3 की जो सीक्वेंस है ना, BI की जो सीक्वेंस है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ना ये, तो A5 से बड़ा होगा कौन? B5। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये खुद में एक इंटरवल बना रहा है ना, A5 और B5 तो एक इंटरवल ही है, तो डेफिनेटली इससे बड़ा या बराबर होगा B5। और साथ ही साथ ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो B3 से तो छोटा ही होना है, छोटा या बराबर होना है। तो देखो ये रिलेशन होगा ना सेटिस्फाई, तो A5 छोटा हो गया ना B3 से। बस इसी को मैं ऐसे प्रूव कर रहा हूँ, जनरल में प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये SK मापा में हो सकता है समझ, वो S कुमार सेन में आपको समझ में ना आए, तो ऐसा करना चाह रहे हैं। तो अगर n इज़ ग्रेटर देन, हाँ, इसको मैं थोड़ा सा याद दिलाने के लिए आपको बताऊँ कि मैंने क्या किया था कि जब A, C और D मेरे इसके अंदर थे, किसके अंदर? AB के अंदर। शुरुआत में क्या किया था, मैं क्या कर रहा था कि A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ इसके अंदर है, D यहाँ, तो इनमें क्या रिलेशन है? इनमें रिलेशन है
कि ए से बड़ा या बराबर सी, इससे बड़ा या बराबर डी और बी, ये रिलेशन है ना। ओके, तो जब मेरा, और मैंने एक चीज़ एक और बताई थी कि J1 के अंदर J2 था, J2 के अंदर J3, ऐसे ही डॉट 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 JN ऐसे आएगा ना, JN भी कहीं, ठीक है। और अगर K छोटा है इस N से तो यहाँ कहीं JK आ रहा होगा बीच में, है ना, क्योंकि ये बढ़ते जा रहे हैं इधर को और सब ये एक दूसरे के अंदर कंटेंड होते जा रहे हैं। ये तो नेस्टेड इंटरवल की प्रॉपर्टी ही है कि I1 के अंदर I2 आता है, I2 के अंदर I3 आता है, तो जो बड़ा है वो उससे छोटे वाले के अंदर कंटेंड होता है। तो JN डेफिनेटली कंटेन होगा J के अंदर, JK के अंदर, है ना, क्योंकि JN बड़ा है। तो अब इसकी इस प्रॉपर्टी से क्या कहेंगे आप, इसको लिख सकते हैं आप AN BN, इसको लिख सकते हैं AK BK, है ना। तो AK BK देखो, AK BK, इसके अंदर कौन है, AN BN BN, तो AK से बड़ा है AN, इससे बड़ा BN BK। तो देखो रिलेशन मुझे इसमें लाना था, क्यों, N और K के अंदर, तो मेरे को पता चल गया AN इज़ लेस देन BK, तो BK से बाउंड है, ये कोई भी K हो सकता है और ये कोई भी N हो सकता है। तो फॉर ईच BK, लेकिन अभी ये कौन सा केस है, जब N बड़ा है K से। मैं ये भी केस देखूंगा जब K बड़ा है N से, तो K भी कोई भी हो सकता है, N भी कोई भी हो सकता है, बट अभी मैं केस ले रहा हूँ जब N बड़ा है K से, तो क्या होगा। अब देखो तब क्या हो रहा है कि BK से बाउंड हो रहा है, डेफिनेटली BK इज़ अपर बाउंड फॉर AN, N फॉर ऑल AN, ठीक है। जो भी N यहाँ पर क्या है, जो भी N बड़े हैं K से, उन सब N के लिए ऐसा ट्रू है। अब मैं मानूंगा कि K बड़ा है N से, दिस इज केस सेकेंड, ठीक है, K बड़ा है N से, तो तब क्या होगा, देखो अभी पीछे की तरफ मैं करूँगा, अभी ये आराम से अब डायग्राम बनाएंगे नहीं हम, हाँ इतना करा है यहाँ पे ये चीज़, तो इससे ही देखो यहाँ पे K तुम्हारा बड़ा है ना, N तुम्हारा छोटा है, तो क्या होगा, जो बड़ा होता है वो छोटे वाले के अंदर आ जाता है ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा पता है, AN BN इसके अंदर आ जाएगा कौन, AK BK। ऐसा क्यों, कि क्योंकि I1 के अंदर आता है I2, है ना, तो ऐसे ही I फिर यहाँ पे ये कम है, N के अंदर आएगा कौन, IN के अंदर आएगा IK, ठीक है ना, ऐसा होगा, मतलब इसके अंदर आएगा IK। तो यहाँ से यही हुआ ना, क्योंकि ये बाहर है, बड़ा है, तो ये बड़ा होगा, बाहर होगा, और AK BK इसके अंदर आएगा, IK है क्योंकि, तो ये समझ आ गया होगा, है ना। तो AN से बड़ा या बराबर AK होगा, उससे बड़ा या बराबर BK होगा, उससे बड़ा बराबर ऐसा होगा। तो देखो BK से छोटा कौन है, AN आ गया ना, ये AN इज़ लेस देन और इक्वल टू BK, यहाँ से आ गया ये AN इज़ लेस देन इक्वल टू BK। तो बोथ केसेस में, हर एक केस के अंदर आपका ठीक हो गया कि हमको पता चल गया कि AN इज़ लेस देन इक्वल टू BK किसी भी केस में। तो हमें पता चल गया कि जो A सेट था, जो सेट ऑफ ऑल AI's था, I इज़ नेचुरल नंबर फ्रॉम नेचुरल नंबर, AI नहीं कहा था मैंने, AN कहा था वहाँ पे, नो प्रॉब्लम। I ये तो केवल इंडेक्स करने के लिए है इसको,
इसको खाली डिनोट किया है मैंने, नो प्रॉब्लम। तो आई बिलोंग्स टू एन, तो ये सेट मेरे को पता चल गया कि ये बाउंडेड अबव है बाई बी के, ठीक है। तो बाउंडेड अबव है तो इसका सुप्रीमम होगा, तो इसका सुप्रीमम मान लो वो सी है, ठीक है। लेट सुप्रीमम ऑफ ए इज सी, तो ए एन लेस देन सी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, सारे एन छोटे होंगे। अब ये सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड है ना, लीस्ट अपर बाउंड है ये। तो बी के तो सारे के सारे बी के मतलब सारे बी एन, मेरे सारे के सारे बी एन वो अपर बाउंड थे ना, है ना, अपर बाउंड थे। लेकिन ये तो लीस्ट अपर बाउंड है, मीन्स इन सारे अपर बाउंड से छोटा है। तो ए एन से छोटा सी, तो सारे बी एन से छोटा होगा ये, क्योंकि ये लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटा अपर बाउंड। तो ये सारे अपर बाउंड से छोटा ही तो होगा। तो ये फॉर ऑल एन है, ऐसा क्यों फॉर ऑल एन है? यहाँ पे देखो फॉर ऑल एन था और ये भी फॉर ऑल एन है, क्योंकि सारे के सारे जो बी एन होंगे वो अपर बाउंड्स हैं, तो वो लीस्ट अपर बाउंड से तो बड़े ही होंगे ना, क्योंकि लीस्ट तो छोटा से छोटा अपर बाउंड होता है, तो उससे ही तो बड़े ही होंगे सारे एन के लिए। तो हमारे पास रिलेशन आया ए एन से बड़ा सी, एन से बड़ा सी से बड़ा बी एन, दैट इज़ फॉर ऑल एन। अगर ऐसा है तो सी बिलोंग्स टू कहाँ होगा बताओ? देखो इससे क्या यहाँ पे निकला, थोड़ा सा बता देता हूँ। ए वन से बड़ा है बराबर सी बी वन, ये A2 से ऐसे ऐसे ये कहीं तक भी चलता जाएगा। ये मान लो n प्लस एम तक या सी बी n प्लस एम, फॉर ऑल n बोल रहा है ना, n तो कहीं भी जा सकता है, तो फिर इनफाइनाइट तक है यार, ये तो चलता जाएगा मीन्स। लेकिन इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 फ्रॉम इन्फिनिटी, कहीं तक भी जाए इंटरसेक्शन। ये बी एन जो मेरा बी एन नहीं, मैंने काहे से डिनोट किया है यहाँ पे इसको, जे एन से, ओके जे एन से इंटरवल को डिनोट किया है ना, तो मतलब चलो ऐसे ही लिख दो यार इसको, ए एन बी एन। ये चीज़ इनमें क्या आ रहा है देखो, सी आ रहा है ना इंटरसेक्शन। अब सी आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत कुछ और आ सकता है, मैं तो केवल एक एलिमेंट आ रहा है करके बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे आए हैं अभी। तो ये नॉन एम्प्टी है, बस इतना पता चल रहा है अभी तक का जितना भी हमारा है, ये नॉन एम्प्टी है। तो आपको पता चला कि इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जे एन इज इक्वल टू नॉन एम्प्टी, इसको मैंने जे एन बोला है, हाँ ये इंटरवल है जो। तो इससे बस ये पता चला ये नॉन एम्प्टी है। लेकिन एक चीज़ और है, देखो जब भी एक ये इम्पोर्टेंट बात है, यही चीज़ जो है जो कैंटर्स थ्योरम ऑन नेस्टेड इंटरवल है, वो बस इतना, इससे आगे को समझ लो, ये वही वाली थ्योरम है ये। अगर इसमें लिमिट आप बुक में देख लेना, कैंटर्स थ्योरम ऑन नेस्टेड इंटरवल, उसमें अगर वो बतानी है, अलग से बताना है, अलग से अगर लिखवाना है, तो उसको कमेंट सेक्शन में आप दे देना कि करना है। लेकिन इससे आगे ना, इतना तो ये नेस्टेड इंटरवल है, थ्योरम है, लेकिन इसमें अगर मैं बोल दूं कि ये जे एन की लेंथ, मतलब कि जो ए एन बी एन है ये, है ना, इसकी लेंथ मान लो एल है ना, अगर ये लिमिट एल, क्योंकि जब एन इन्फिनिटी की ओर जाएगा, अगर ये 0 बन जाए, या मैं इसको दूसरी तरीके से बोलूँ, बी एन माइनस ए एन वैन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 ना, तो तब मैं कहूँगा इंटरसेक्शन ए एन बी एन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये जो हो जाता है ना, उसमें केवल सिंगल एलिमेंट, अल्फ़ा बोलो सी बोलो कुछ भी बोलो, तो एक सिंगल एलिमेंट आता है। कब? जब इसकी लेंथ कम होने लग जाए। तो मैं इसको सीक्वेंशियल अप्रोच से हो सकता है आपने सीक्वेंशियल वाला ना पढ़ा हो, तो एक दूसरे अप्रोच से बताते हैं इसको। तो मान लो अब आपका जो लेंथ है, उनकी जो इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ छोटी होती जा रही है, बहुत ज़्यादा छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है ना। तो फिर क्या होगा, ऐसे में क्या होगा कि जो ए एन बी एन होगा ना, बहुत सारे जो ए एन बी एन हैं तुम्हारा, उसका एक अगर तुम सेट बना लो, तो इसका क्या होगा, जो इन्फिमम है इसका, चलो लेंथ ही लिख देते हैं, इसको लेंथ के फॉर्म में लिखते हैं, हाँ, बी एन माइनस ए एन
द सेट ऑफ ऑल बी एन माइनस ए एन इज सच दैट, आप लिखोगे कि जो इन्फीमम है इसका, इस एन बिलोंग्स टू रहेगा हमारा एन, जो इसका इन्फीमम है, यहाँ शुरू में ही लिख देता हूँ, इन्फीमम है जो इसका इन्फीमम है वो जीरो। इन्फीमम जीरो होने का मतलब क्या है कि इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है, वो ज़ीरो हो सकता है। मतलब ये जीरो से बड़ा या बराबर है सारे इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो लेंथ्स यहाँ पे इंटरवल्स की लेंथ है ना, ये इसके सेट के एलिमेंट कौन है, ये लेंथ है, तो ये लेंथ जो है वो जीरो से बड़ी है। तो सारी लेंथ्स एन की वैल्यूज़ के लिए जीरो से बड़ी हैं सारी लेंथ। ओके, इन्फीमम है, इन्फीमम होने का एक मतलब और है, चलो उसको अभी प्रूफ में ही बताता हूँ, प्रूफ उसी पे बेस्ड है इसका। तो हमने मान लिया कि इसका इन्फीमम, इस सेट का इन्फीमम है वो जीरो है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि बी एन माइनस ए एन डेफिनेटली सब सारे एलिमेंट फॉर ऑल एन ये बड़ा ही होगा, है ना। हमको दिखाना है कि ए एन बी एन के अंदर एक सिंगल एलिमेंट है, ऐसा दिखाना है ना, इसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट है, इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन ए एन बी एन के अंदर एक सिंगल एलिमेंट है, ऐसा दिखाना है आपको कि ये इंटरसेक्शन के अंदर केवल c है मान लो एलिमेंट, तो सिंगल एलिमेंट है दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, मान लो डबल एलिमेंट है, मान लो दो एलिमेंट है, तो बाद में आ जाना चाहिए कि वो दोनों एलिमेंट बराबर है। मान लो x और x डैश है मेरे पास, कहाँ पर है वो, हर एक मतलब हर एक का मतलब ये होता है, देखो इंटरसेक्शन के अंदर है मान लो, मैं तो कह रहा हूँ मैंने ये प्रूव करना था कि इंटरसेक्शन के अंदर एक ही एलिमेंट है, लेकिन मैं मान लेता हूँ चलो दो एलिमेंट क्या पॉसिबल हैं, अगर नहीं पॉसिबल हुए तो x बराबर एक्स डैश मेरे को मिल जाना चाहिए। तो देखो अगर ए एन बी एन ये है, एक्स डैश अगर दो एलिमेंट है तो कुछ ना कुछ तो दूरी होगी उनके बीच की, दो पॉइंट है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी ना उनके बीच की, लेकिन वो डेफिनेटली ए एन और बी एन से तो कम ही होगी क्योंकि दो एलिमेंट इसके अंदर है। और जब ये इंटरसेक्शन में आप ले रहे हो ना, ये ध्यान देना, जब आप एक्स और एक्स डैश को इस इंटरसेक्शन में ले रहे हो, इसका क्या मतलब है पता है, कि हर एक इंटरवल में ये एक्स और एक्स डैश होंगे। दैट मीन्स आप हर एक इंटरवल में हर एक वैल्यू के लिए, एन की हर एक वैल्यू के लिए वहाँ पर उसके अंदर एक्स और एक्स डैश होंगे। ये आप समझ रहे हो, मैं चलो ऐसे लिखता हूँ कि x माइनस एक्स डैश तो डेफिनेटली अगर मॉडुलस ले लूँ तो जीरो से बड़ा या बराबर होगा, वैसे तो जीरो से बड़ा ही होगा, है ना, बहुत ही छोटी डिस्टेंस है ये, और ये जो है डेफिनेटली लेस देन होगा किससे, ए एन इससे, ठीक है, बी एन, और ये फॉर ऑल एन होगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये फॉर ऑल एन होगा, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन होगा। तो ये फॉर ऑल क्यों होगा मैं ये बता रहा हूँ। हाँ, ये फॉर ऑल इसलिए होगा ना क्योंकि मैंने बोला है एक्स और एक्स डैश इंटरसेक्शन में है, कह रहा हूँ मैं, ए एन और बी एन इन सब के इंटरसेक्शन में। तो मैं n बराबर 1 रखूँ तो a1 b1 के अंदर भी, n बराबर 2 रखूँ a2 b2 के अंदर भी, n बराबर 3 रखूँ a3 b3 के अंदर भी, ये दोनों हैं। तो ये n की वैल्यू आप कुछ भी बदल सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन x डैश तो सब के अंदर है, सब के अंदर। तो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस है ये छोटी होगी बी एन माइनस ए एन या ए एन माइनस बी एन से, ठीक है। यहाँ पे लेंथ है तो बी एन को आगे लिखा है, बी एन माइनस ए एन, ठीक है, या मैं ए एन माइनस बी एन लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मैं पॉजिटिव लूँगा, है ना, डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएगी। ये मॉडुलस में नहीं भी लगाता और बोलता कि पॉजिटिव लिया है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, बस मैं डिस्टेंस का यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ, डिस्टेंस से मतलब है। तो ए एन माइनस बी एन आप कंसिडर करोगे पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, और उससे छोटी डिस्टेंस एक्स माइनस एक्स डैश की होगी। ये बस डिस्टेंस दिखाने के लिए है यहाँ पे, और ये सारे एन के लिए होगा। सारे एन के लिए क्यों होगा बता दिया, क्योंकि एक्स और एक्स डैश तो सारे वाले सभी एन के अंदर हैं, हर एक एन के लिए ये ट्रू है। तो डेफिनेटली एक्स और एक्स डैश a1 a2 के अंदर, a2 a3 के a2 b2 के अंदर, a3 b3 के अंदर, सब के अंदर है, तो डेफिनेटली ये ट्रू है। तो देखो अब मैंने सुप्रीमम उस सेट का जीरो माना, इन्फीमम उस सेट का मैंने जीरो माना है, किसका,
जो बी एन माइनस ए एन है ना, इस सेट का जो मैंने इन्फीमम माना है, इन्फीमम, वो मेरा 0 था। ध्यान देना यहाँ पर, हाँ, इसका मैंने इन्फीमम 0 माना है। तो कोई भी नंबर एप्सिलॉन जो है, कोई भी नंबर एप्सिलॉन, वो इसका क्या इन्फीमम हो सकता है। ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, 0 इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इससे ग्रेटेस्ट कोई इसका लोअर बाउंड हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि यही ग्रेटेस्ट है। अगर मैंने कोई एप्सिलॉन यहाँ पे चूज़ किया तो उससे छोटा मेरा यहाँ का कोई एलिमेंट आ जाएगा, मतलब कोई m मेरा एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट m सच दैट कि am माइनस bm माइनस am इस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, और 0 से बड़ा या बराबर तो होगा ही, क्योंकि इसके अंदर सारे नंबर हैं जो 0 से बड़े या बराबर हैं। लेकिन अगर मैं कोई एप्सिलॉन ले लूँ ना, उसके लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, इसका इन्फीमम, इस सेट का जो ना इन्फीमम है वो 0 है, मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सारे नंबर यहाँ के ऐसे हैं, बी एन माइनस ए एन, सारे के सारे फॉर ऑल एन 0 से बड़े हैं, सब के सब। अब अगर कोई भी नंबर एप्सिलॉन ले लेता हूँ मैं, तो एप्सिलॉन तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा नहीं, है ना, इन्फीमम होगा नहीं। तो जो इन्फीमम नहीं होता है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा रह जाएगा यहाँ का, है ना, कोई ना कोई m ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए यहाँ का एक एलिमेंट बी एम माइनस ए एम, दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, जो इससे पीछे रह जाएगा, रहेगा ना। ठीक है, अब तो आ ही गया होगा। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 मान लो, और दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 1, क्योंकि ये मैंने फॉर ऑल एन कहा था। 1 और 2 से देखो, मैं 1 और 2 को एक बार और लिख लूँ क्या अच्छे से। देखो, 0 से बड़ा पहला वाला इक्वेशन कहता है मेरा x माइनस एक्स डैश, दिस इज़ बी एन माइनस ए एन फॉर ऑल एन, फॉर ऑल एन ऐसा है, सब सारे एन की कोई भी वैल्यू रखूँ मैं, ऐसा हो जाएगा। और डेफिनेटली दूसरा मेरा इक्वेशन है कि बी एम माइनस ए एम इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो मैं तो कह रहा हूँ ये सारे एन के लिए ट्रू है। तो अगर कोई n बराबर m के लिए ऐसा आ रहा है, तो इसको यहाँ पुट कर दूँ मैं, तो 0 से बड़ा या बराबर x माइनस दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन होगा क्या। इस वैल्यू को मैं यहाँ रख रहा हूँ, इस वाली वैल्यू को, क्योंकि सारे n के लिए ट्रू है। तो जिस समय मेरा n बराबर m हो रहा है, तो उस समय भी तो उस पर्टिकुलर केस के लिए तो ये ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ से मेरा इन दोनों को मिला के मेरा ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। 0 से बड़ा या बराबर ऐसा होगा ना, x माइनस एक्स डैश। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा या बराबर होगा मेरा बी एम माइनस ए एम इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो मेरे को मिल गया ना x माइनस एक्स डैश इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये तो एक एप्सिलॉन के लिए हुआ। अगर मैं दूसरा एप्सिलॉन चूज़ करा होता, मान लो एप्सिलॉन 1 कोई चूज़ करा होता, है ना, तो अगर एप्सिलॉन 1 में चूज़ करता तो कुछ ऐसा आया होता, कोई और एलिमेंट, कोई और m मिल गया होता, m1 माइनस ए m1 ऐसा एप्सिलॉन 1। तो डेफिनेटली जो ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है ना, देखना, एक एप्सिलॉन 1 मैंने चूज़ कर लिया, तो जो ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है, ये वाली, ये इक्वेशन 1 की, उसकी जगह पे ज़रा आप m1 रख के देखो, तो यहाँ पे m1, तो फिर भी तो एप्सिलॉन 1 से छोटा आ रहा है ये, है ना। तो ऐसा ही बहुत हर एक एप्सिलॉन के लिए होगा। तो मैं कह सकता हूँ एप्सिलॉन इज़ आर्बिट्रेरी, कोई सा भी है आर्बिट्रेरी। तो क्या आ रहा है मेरा, हर बार एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है, कौन, ये। तो दैट मीन्स क्या हुआ, x बराबर एक्स डैश। तो मेरा प्रूफ हो गया कि जिस समय मेरी लेंथ 0 की तरफ को जा रही है इंटरवल की, तो वहाँ पे दोनों पॉइंट बराबर हैं, मतलब कि सिंगलटन एलिमेंट आएगा उस समय। ध्यान से देख लेना इसको, इसमें कुछ नहीं आया हो ना,
तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है शायद आ गया होगा आपको। तो अगर पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें वीडियो को। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में अब, ठीक है। तो अगला वीडियो अगर आपको चाहिए कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, कैंटर्स जो इंटरसेक्शन थ्योरम होती है नेस्टेड इंटरवल पे, वैसे तो इसी में कवर हो चुका है वो, आप खाली बुक से देखोगे ना समझ में आ जाएगा आप, तो हो ही गया वैसे। फिर भी अगर करना है तो देख लेना। ओके।